नमस्कार साथियों, मैं राम कुमार विश्नोई स्वागत करता हूं आप सभी का आई डिसऑर्डर्स के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्क्विंट। स्क्विंट बोले तो भेंगापन। देखिएगा डियर, पहली बात तो बच्चे इसी चीज से कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्क्विंट पढ़ के जाते हैं, एग्जाम में कुछ अलग पॉइंट नाम से क्वेश्चन आ जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले चीज याद रखिएगा डियर, स्क्विंट के कुछ दूसरे नाम भी हैं। स्क्विंट इज आल्सो नोन एज, स्क्विंट को कुछ और नामों से भी जाना जाता है एंड इट इज बेटर नोन एज लेजी आई। ऐसा लगता है कि एक आई काम कर रही है, दूसरी बहुत लेजी है, वो हिलना डुलना ही नहीं चाहती है। लेजी आई भी कहा जाता है इसे, क्रॉस आइज भी कहा जाता है। इट इज बेटर नोन एज क्रॉस आइज। ऐसा लगता है कि एक आई क्रॉस कर रही है, एक सीधी देख रही है, एक टेढ़ी देख रही है, एक आई क्रॉस करना चाह रही है दूसरी को। इट इज बेटर नोन एज क्रॉस आइज। एंड सबसे ज्यादा जरूरी इसे कहा जाता है स्ट्रेबिस्मस। इट इज बेटर नोन एज स्ट्रेबिस्मस। तो तीन बेटर नाम हो गए इसके, क्रॉस आई, लेजी आई एंड स्ट्रेबिस्मस, और चौथा स्क्विंट। तो किसी भी नाम से क्वेश्चन आए हमें समझ जाना है कि अच्छा वो कहना क्या जा रहा है। अब देखिएगा डियर, एक्चुअल में ये तो इसके दूसरे नाम हुए। अगर कोई आपसे पूछे कि आखिरकार स्क्विंट होता क्या है, उसे एक सिंगल लाइन में डिफाइन करो, व्हाट इज स्क्विंट, व्हाट इज भेंगापन। तो देखिएगा डियर, ये एक आईबॉल है और सभी जानते हैं कि सबसे लास्ट का पॉइंट जहां से ऑप्टिक नर्व एग्जिट करती है उस जगह को एक अच्छे से नाम से जाना जाता है ऑप्टिक डिस्क। दिस प्लेस इज बेटर नोन एज ऑप्टिक डिस्क के नाम से जाना जाता है। इट मींस अब कोई अगर रेज आके गिरी इस पे, अगर लाइट रेज आई तो लाइट रेज एंटीरियर पोल से होती हुई आएगी और लाइट रेज आके सीधी गिर जाएगी आपकी ऑप्टिक डिस्क के ऊपर गिरेगी, ऐसा करके। इस एक्सिस को कहा जाता है ऑप्टिक एक्सिस। दिस इज बेटर नोन एज ऑप्टिक एक्सिस। इस एक्सिस का नाम होता है ऑप्टिक एक्सिस। अगर मैं फ्रंट व्यू से बनाऊं, ये तो लेटरल व्यू हो गया, ऐसे साइड से देख पा रहे हैं। अगर आप इसी डायग्राम को फ्रंट व्यू से देखना चाहें तो ये रही हमारी आई फ्रंट से, यहां कहीं होगा हमारा ऑप्टिक डिस्क, दिस इज ऑप्टिक डिस्क, और फ्रंट से एक लाइट रेज जाके यहां टकरा रही है, तो इस लाइट रेज को, इस एक्सिस को कहा हमने ऑप्टिक डिस्क। इससे अगर लेटरली हम जाएं तो यहां पे होता है येलो पॉइंट, दिस इज येलो पॉइंट, यहां एक येलो पॉइंट होता है लेटरली। अब अगर हम ऑप्टिक डिस्क को एंटीरियर पोल से येलो पोल की तरफ लेके जाएं, येलो स्पॉट की तरफ, मैकुला येलो स्पॉट की तरफ, मैकुला लूटिया की तरफ लेके जाएं, तो उस एक्सिस को कहते हैं डियर विजुअल एक्सिस। एक होता है ऑप्टिक एक्सिस, एक होता है विजुअल एक्सिस। देखिएगा कैसे बताना चाह रहा हूं। आई के एंटीरियर पोल से सीधा पीछे गया ऑप्टिक डिस्क की तरफ, तो हो गया आपका ऑप्टिक एक्सिस। आई के एंटीरियर पोल से अगर येलो स्पॉट की तरफ गया तो हो गया आपका विजुअल एक्सिस। एक्चुअल में हमें दिखाई तभी देता है जब हमारी लाइट रेज कौन से पाथ को फॉलो करती है, विजुअल एक्सिस को। याद रखिएगा, जब फोकस पॉइंट येलो स्पॉट पे बनता है तब हमें एक्चुअल में दिखाई देता है। इसका मतलब ऑप्टिक जो एक्सिस है वो एनाटॉमिकली एक्सिस है, सबसे सीधा एक्सिस है, लेकिन हमारी रेज सबसे सीधी लाइन में नहीं जाती, वो टकरा के और कहां जाती है, वो टकरा के मैकुलर लूटिया या येलो स्पॉट पे जाती है, यानी विजुअल एक्सिस को फॉलो करती है। दोनों आंखों में यही सिस्टम है, लाइट रेज गिरेगी, विजुअल एक्सिस को फॉलो करते हुए जाएगी और जाके दोनों आंखों में येलो स्पॉट पे टकराएगी और हमें एक ही इमेज दिखाई देगी। एक तरह की लाइट रेज दोनों एक येलो स्पॉट पे जाके गिरती है, दोनों आइज के येलो स्पॉट पे, इसलिए हमें एक सिंगल पिक्चर दिखाई देती है, एक इमेज बनती है। क्या हो अगर एक आंख में तो विजुअल एक्सिस को फॉलो करके येलो स्पॉट पे फोकस बन रहा है और दूसरी आई में लाइट रेज जाके कहीं और फोकस कर रही है, येलो स्पॉट पे ना करके ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं और फोकस कर रही है, तो क्या होगा, इस आंख में अलग इमेज बनेगी, इस आंख में अलग इमेज बनेगी। इसका मतलब सिंगल ओपिया की जगह, सिंगल विजुअल इमेज की जगह डबल इमेज दिखाई देगी, डबल विजन या डिप्लोपिया हो जाएगा, और उसी घटना को स्क्विंट कहा जाता है। अगर दोनों आईज का विजुअल एक्सिस एक साथ नहीं है, अगर दोनों में इमेज अलग अलग विजुअल एक्सिस से बन रही है, तो उस घटना को किस नाम से कहा जाता है, उस चीज को स्क्विंट के नाम से कहा जाता है। बेटर देखिएगा डियर, अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात करें देन कि व्हाट इज स्क्विंट, तो एक वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं, कंडीशन in which visual axis of both eyes are different
वो कंडीशन जिसमें दोनों आईज के विजुअल एक्सिस जो हैं वो कैसे हैं, नॉर्मल सिंगल हैं या डिफरेंट हैं, डिफरेंट हैं, और जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्टिंग इन, और जिसका परिणाम ये होगा रिजल्टिंग इन डबल विजन। डबल विजन होगा, डुअल इमेज दिखाई देगी। और अब वो जो क्लाइंट होता है वो डुअल इमेज से बचने के लिए, वो अपनी आईज में एक ही जगह फोकस कराने के लिए वो क्या करता है कि उस आईज को ऐसे रोटेट करके रखता है ताकि एक सिंगल विजुअल इमेज बन सकती है। क्योंकि सीधी आंखें रहेगी तो दोनों अलग अलग दिशा, दो अलग अलग इमेज बनाएगी, तो वो आईज को रोटेट कर देता है ताकि अब दोनों आंखों से सिंगल विजुअल इमेज बनने की कोशिश करे। अब जो आंख रोटेट होगी यानी आंख अपने सेंट्रल एक्सिस से हट गई है, उसे क्या कहते हैं, स्क्विंट कहते हैं, रिजल्टिंग इन डबल विजन, बेटर नोन एज डिप्लोपिया। तो स्क्विंट वो कंडीशन है जिसमें कोई आईज अपने सेंट्रल एक्सिस से साइड में रोटेट हो जाती है। क्लियर है। और क्यों रोटेट हो जाती है, ताकि वो आई कोशिश करती है कि जैसी बगल वाली में विजुअल एक्सिस पे लाइट जा रही है मेरे में भी वैसा ही जाए, इसलिए वो मॉडिफाई कर लेती है खुद को और उस घटना को स्क्विंट कहा जाता है। क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या निकल के आता है, ठीक है ये तो हो गया कि स्क्विंट किसे कहते हैं। क्लियर है। स्क्विंट के क्या क्या कॉजेज होते हैं सर, व्हाई देयर इज स्क्विंट, कॉजेज। देखिएगा डियर, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि हमारी आईज को सेंटर में बिल्कुल एक जगह फोकस कौन करवा के रखता है, आई बॉल को अपनी जगह फिक्स कौन रखता है, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स रखती है। अगर एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स का पैरालिसिस हुआ, इफ देयर इज पैरालिसिस और वीकनिंग ऑफ एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स, अगर एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स का पैरालिसिस हो गया या वीकनिंग हो गई तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि हमारी आईज जो होगी वो आईज किसी खास जगह पे, ठीक है, एक साइड में अगर लेटरल रेक्टस काम नहीं कर रही है, केवल मीडियल कर रही है, तो मीडियल की तरफ आंख घूम जाएगी। अगर सुपीरियर रेक्टस काम कर रही है, इंफीरियर नहीं कर रही, तो आंखें ऊपर की तरफ घूम जाएगी। यानी एंटागोनिस्ट जो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल है वो काम करना बंद कर देती है, तो जो काम कर रही है उस साइड आंखें मुड़ जाती है। जिधर डैमेज होता है उधर नहीं घूमती, उसके ऑपोजिट साइड में घूम जाती है, क्योंकि जिधर डैमेज हुई है वो खींच के रख रही थी, अब वो खींच के नहीं रखेगी तो आंखें दूसरी साइड में घूम जाएगी। तो पहला बड़ा कारण तो हो गया बेटा जी आपके सामने, दैट इज पैरालिसिस ऑफ एक्स्ट्रा ओकुलर मसल। दूसरा देखिएगा डियर, दूसरा बड़ा कारण होता है रिफ्रैक्टरी एरर्स। कई बार पेशेंट को जब रिफ्रैक्टरी एरर्स हो जाते हैं, मायोपिया, मेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, प्रेस बायोपिया, तो उनको कूप अप करने के लिए उनका खुद ट्रीटमेंट करने के दौरान पेशेंट अपनी बॉडी में एडेप्टेशन करता है और वो आईज को इस तरह रोटेट करता है, इस तरह मूव करता है कि उसको थोड़ा थोड़ा ठीक दिखाई देने लगे, और वही आखिरकार लंबे समय तक कंडीशन जाके किस में कन्वर्ट हो सकती है, स्क्विंट में, भेंगेपन में, या स्ट्रेबिस्मस में, या क्रॉस आई या लेजी आई में कन्वर्ट हो सकती है। तो दूसरा कारण हो गया आईज में पाए जाने वाले रिफ्रैक्टरी एरर्स। पहला सबसे बड़ा कारण, मोस्ट कॉमन, अगर एग्जामिनर पूछ ले मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो आपका जवाब होगा पैरालिसिस ऑफ एक्स्ट्रा ओकुलर मसल, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज। क्लियर है। ये कंजेनिटल भी हो सकते हैं, पता चला बच्चा पैदा हुआ उसमें पहले से ही मसल वीक थी, मसल काम नहीं कर रही थी, तो भी ये कंजेनिटल एक्वायर्ड किसी भी तरह का हो सकता है। डियर चलिए, कोजेज समझ में आ गए, इसका मतलब ट्रीटमेंट भी समझ में आ गया क्या, कि हमें पहले तो किसको ठीक करना है, अगर रिफ्रैक्टिव एरर्स है तो उसका ट्रीटमेंट करो। अगर इन मसल्स का पैरालिसिस है, वीक है तो एक्सरसाइज करवा करवा के इनको स्ट्रोंग बनाओ, और अगर पूरी तरह पैरालाइज्ड है तो फिर इनकी सर्जरी करके ठीक करो। यानी तीन चीज होगी ट्रीटमेंट की, एक तो लेंस लगा के रिफ्रैक्टिव एरर्स को ठीक करना, अगर वीक है तो एक्सरसाइज करवा के उन्हें स्ट्रोंग बनाना, और अगर वो कंप्लीटली पैरालाइज्ड है तो सर्जरी करके उन्हें टाइट लूज करके जैसे भी करना है करके ठीक करना। इस तरह ये ट्रीटमेंट होगा कोज के बेसिस पे। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट डियर कि ये कितने टाइप्स का होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, स्क्विंट कितने टाइप्स का होता है, तो अलग अलग क्लासिफिकेशन है डियर। पहला क्लासिफिकेशन इसे दो में तोड़ता है, कंजेनाइटल एंड एक्वायर्ड। एक बच्चा पैदा हुआ और उस बच्चे में कंजेनाइटल स्क्विंट है, ठीक है, बाय बर्थ, और एक बेबी ऐसा है जिसमें आफ्टर बर्थ, या एक इंसान ऐसा है जिसमें आफ्टर बर्थ ये डेवलप हुआ है।
एक में बाई बर्थ डेवलप हुआ है और एक में आफ्टर बर्थ डेवलप हुआ है। एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, दुनिया के मैक्सिमम बच्चों में स्क्विंट, बचपन में आपको ऐसा लगेगा कि यार इस बच्चे को तो स्क्विंट है, जबकि हकीकत ऐसा नहीं है। 4 से 6 सप्ताह तक स्क्विंट होना, क्योंकि अभी उसकी आईबॉल्स ग्रोज कर रही है, अभी उसकी विजुअल एक्सिस सेट हो रहा है, तो 4 से 6 सप्ताह तक, सॉरी 4 से 6 महीनों तक, मंथ तक, 4 to 6 मंथ तक स्क्विंट नॉर्मल कंडीशन है। हमेशा याद रखिएगा, स्क्विंट फॉर 4 to 6 months after birth is normal। 4 से 6 सप्ताह तक, मंथ तक, सॉरी 4 से 6 महीनों तक के बच्चों में स्क्विंट होना नॉर्मल है। अगर इफ एक्सीड्स, अगर आपको यह लगता है कि यार मोर देन 6 महीने हो गए, बच्चा 6 महीने से बड़ा हो गया है और अभी भी इसमें स्क्विंट है, देन इट इज एबनॉर्मल। अगर 6 महीने से बड़े बच्चे में भी ये नजर आता है, देन इट इज एबनॉर्मल। तो ये याद रखेगा, अब ये नॉर्मल घटना नहीं है, अब ये कैसी घटना है, एबनॉर्मल घटना है स्क्विंट की। ओके डियर, देखिएगा बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन है वो तो हो गया आपका कंजेनाइटल हो गया, और कैसा हो गया, एक्वायर्ड हो गया। इसके बाद में जब हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज एक नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, बेटर क्लासिफिकेशन, जो इसे 3 कैटेगरी में, इसके अपीयरेंस के बेस पे 3 कैटेगरी में तोड़ता है। एक होता है एपेरेंट, एपेरेंट, एक होता है लेटेंट, और एक होता है मैनिफेस्टेड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्क्विंट, एपेरेंट स्क्विंट, लेटेंट स्क्विंट एंड मैनिफेस्टेड स्क्विंट। एपेरेंट का मतलब होता है सूडो स्क्विंट, सूडो स्क्विंट। एक्चुअल में बच्चे को स्क्विंट होता नहीं है, ठीक है। इनिशियल स्टेज में आपको ऐसा लगता है कि बच्चे को स्क्विंट है, जबकि एक्चुअल में बच्चे को स्क्विंट नहीं है। इन तीनों नाम को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लें। एक होता है एपरेंट स्क्विंट, एक होता है लेटेंट स्क्विंट, और एक कौन सा होता है, दैट इज मैनिफेस्ट स्क्विंट। क्लियर है। इसमें आपको लगता है कि बच्चे को स्क्विंट है, लुक्स लाइक स्क्विंट बट नॉर्मल, ठीक है। ग्रोथ करता हुआ बच्चा है, उसमें ऐसा लगेगा आपको स्क्विंट है, जबकि एक्चुअल में उसमें स्क्विंट नहीं है, वो इतना नॉर्मल है। लेटेंट में क्या होता है बेटा जी, लेटेंट में स्क्विंट प्रेजेंट होता है, बट क्लाइंट मॉडिफाइड इट एज नॉर्मल। क्लाइंट अपनी आंखों को इस तरह मॉडिफाई करके रखता है कि वो आपको नजर नहीं आता है। दोनों में अंतर देखिएगा, पहले में क्या है, पहले में स्क्विंट है ही नहीं तो भी लग रहा है कि स्क्विंट है, दूसरे में स्क्विंट है लेकिन आपको लग ही नहीं रहा, क्योंकि क्लाइंट ने मॉडिफाई कर दिया है। नहीं होने के बावजूद स्क्विंट का होना, लगना कि यार इसके बच्चे की थोड़ी सी आंख टेढ़ी लग रही है, मुझे स्क्विंट नहीं है फिर भी आपको लग रहा है, तो उसे सूडो या एपरेंट स्क्विंट कहते हैं। स्क्विंट है लेकिन बच्चा नॉर्मल है, ठीक है। लड़का लड़की देखने गया, लड़का बिल्कुल मजे से बैठा, अरे यार क्या सुंदर बच्चा है, पता चला एक डिम पर तो घूम रहा है, उसका पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसने खुद की आईज को इस तरह मॉडिफाई कर रखा है, ठीक है, एक्सरसाइज कर करके और प्रैक्टिस करके, कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि उसको स्क्विंट है। तो याद रखिएगा, उस प्रकार के स्क्विंट को क्या कहते हैं, लेटेंट स्क्विंट कहते हैं। और मैनिफेस्टेटेड, जिसमें स्क्विंट प्रेजेंट होता है, बिल्कुल प्रेजेंट होगा, एंड एपियर्स आल्सो, और कितना ही कर ले तो भी वो उसमें पता चल जाएगा कि यार इसमें स्क्विंट है, भेंगापन है। इस प्रकार के स्क्विंट को मैनिफेस्टेटेड कहते हैं। प्रेजेंट है लेकिन पता नहीं चल पा रहा, प्रेजेंट है आराम से दिखाई दे रहा है, प्रेजेंट नहीं है तो भी लग रहा है। इस तरह इस क्लासिफिकेशन को बेटर समझ सकते हैं। और याद रखिएगा, सबसे सीवियर फॉर्म कौन सी होती है, मैनिफेस्टेटेड होती है, और इसी का कारण क्या होता है, पैरालिसिस ऑफ एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल। इसी का कारण है वो, ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स, ईओएम, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स के ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल, जो स्क्विंट होता है वो मैनिफेस्टेटेड स्क्विंट होता है। इसमें स्क्विंट प्रेजेंट होता है और दिखता भी है। क्लियर है। क्लिनिकल फीचर आप सभी जानते हैं कि विजुअल एक्सेस लाइन में नहीं होगा और आईज में डिफॉर्मिटी नजर आएगी। अगर कल को कोई पूछे कि व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ स्क्विंट, तो पहले तो हमने कहा कि डिप्लोपिया होगा, डबल विजन होगा, क्योंकि विजुअल एक्सिस एक लाइन में नहीं है। और क्लिनिकल फीचर 2 कि पेशेंट के अंदर डिफॉर्मिटी होगी, एक डिफॉर्मिटी अपीयर होगी।
डिफॉर्मिटी इन आई बॉल अलाइनमेंट, आई बॉल्स के अलाइनमेंट में डिफॉर्मिटी होगी, जो मिड पॉइंट में झांकनी चाहिए थी वो ऊपर नीचे दाएं बाएं झांकेगी। अब आई बॉल डिफॉर्मिटी से हमें याद आया कि कौन कौन सी डिफॉर्मिटी किधर किधर स्क्विंट हो सकता है। देखिएगा डियर, बेसिकली अगर हम बात करें आई बॉल डिफॉर्मिटी की, आई बॉल डिफॉर्मिटी कौन कौन सी हो सकती है, तो देखिएगा ये एक क्लाइंट है, ये उसकी वन आई है, ये उसकी सेकंड आई है। एक आई तो बिल्कुल स्ट्रेट देख रही है और दूसरी आई कहां घूम गई है, ऊपर घूम गई है। ये एक क्लाइंट है जिसमें एक आई तो बिल्कुल सेंटर में देख रही है और दूसरी आई बॉल कहां घूम गई है, नीचे घूम गई है। ये एक क्लाइंट है जिसकी आई बॉल बिल्कुल सेंटर में है और एक आई बॉल किधर घूम गई है, बाहर की तरफ घूम गई है। ये एक क्लाइंट है जिसकी एक आई तो बिल्कुल सेंटर में है और एक आई बॉल किधर घूम गई है, अंदर घूम गई है। डायग्राम को बहुत अच्छे से देखे बेटा, एक में आई बॉल कहां चली जा रही है, ऊपर, एक में आई बॉल कहां जा रही है, नीचे, एक में आई बॉल किस तरफ जा रही है, लेटरली जा रही है, और एक में आई बॉल किधर की तरफ आ रही है, मीडियली आ रही है। क्लियर है बेटा जी, इस तरह इसे कहा जाएगा। देखिएगा सबसे पहली कंडीशन जिसमें आपके आई बॉल ऊपर की तरफ झांक रही है, ऊपर बोले तो हाइपर, जिसमें आई बॉल नीचे की तरफ झांक रही है हाइपो। क्लियर है, जिसमें आई बॉल बाहर की तरफ जा रही है एक्स और जिसमें आई बॉल अंदर की तरफ जा रही है एस। एक प्रीफिक्स याद कर लें, ऊपर की तरफ देखना हाइपो, आई बॉल का नीचे की तरफ देखना ऊपर हाइपर, नीचे हाइपो, आई बॉल का बाहर की तरफ देखना एक्स और आई बॉल का अंदर की तरफ देखना इस। और बस इन सब के आगे आपको एक वर्ड लगाना है ओफोरिया। इन सभी के आगे आपको क्या वर्ड लगाना है, सभी के आगे वर्ड लगाना है डियर ओफोरिया। दैट्स इट, आपका काम हो गया। हाइपर ओफोरिया, हाइपो ओफोरिया, एक्सोफोरिया एंड ईसोफोरिया। और इन सभी का कुछ ना कुछ मायने भी निकलता है। क्लियर है, देखिएगा हाइपर का मतलब अपवर्ड, हाइपर का मतलब क्या हुआ, हाइपर का मतलब हुआ अपवर्ड एलिवेशन। हाइपर मींस अपवर्ड। अगर कोई आई अपवर्ड एलिवेट हो गई है, अपवर्ड स्क्विंट है, तो उसे तो हाइपर कहा जाएगा। डाउनवर्ड स्क्विंट को हाइपो कहा जाएगा। आउटवर्ड स्क्विंट को यानी लेटरल साइड वाले को एक्सओफोरिया कहा जाएगा। और मीडियल या नेजल स्क्विंट को, जो मीडियल यानी नोज की साइड होगा, उसे ईसोफोरिया कहा जाएगा। और आउटर बोले तो लेटरल, बोले तो टेम्पोरल बोन की तरफ वाले को, इसे एक्सओफोरिया कहा जाएगा। इस तरह ये डिफरेंट डिफॉर्मिटीज डेवलप हो जाती है। अब क्वेश्चन ये निकल के आता है कि आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सर ठीक करने का तरीका है कि सबसे पहले हम ठीक करने का तरीका है कि सबसे पहले क्या किया जाए, सबसे पहले जो कोज थे उनको ठीक किया जाए। और कोज तीन थे बेसिकली। कोज क्या था, सबसे पहला कोज था कि रिफ्रैक्टरी एरर्स की वजह से हो जाना। चलिए तो ट्रीटमेंट करते हैं। तो ट्रीटमेंट में सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले रिफ्रैक्टरी एरर्स को ठीक किया जाए। ट्रीटमेंट ऑफ रिफ्रैक्टरी एरर्स, अगर रिफ्रैक्टिव एरर्स की वजह से है तो रिफ्रैक्टिव एरर्स को ठीक किया जाए। इट मींस आप क्या काम में ले सकते हैं, लेंसेज। अगर मायोपिया है तो आप कॉनकेव लेंस काम में लें, अगर मेट्रोपिया है तो कॉन्वेक्स लेंस काम में लें, एस्टिग्मेटिज्म है तो सिलेंडर लेंस काम में लें, अगर प्रेस बायोपिया है तो आप कॉन्वेक्स लेंस काम में लें। इस तरह करके इसको ठीक कर दिया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर्स। सेकंड देखिएगा डियर, सबसे बड़ी चीज होती है एक्सरसाइज। क्लियर है, एक्सरसाइज की जानी चाहिए। और एक्सरसाइज का क्या फायदा होगा, एक्सरसाइज करने से जो वीक मसल्स हैं उस वीक मसल्स की क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्गनिंग हो जाएगी। हमने कहा एक्सरसाइज टू मेक एक्स्ट्रा ओकुलर मसल स्ट्रॉन्ग। एक्स्ट्रा ओकुलर मसल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या की करवानी चाहिए, हमें एक्सरसाइज करवानी चाहिए। याद रखिएगा बेटा। और इन एक्सरसाइज को एक खास नाम से जाना जाता है, दीज आर नोन एज ऑर्थोटिक एक्सरसाइज।
ऑर्थोटिक एक्सरसाइजेज, यानी ऑर्थोटिक इंस्ट्रूमेंट को काम में लेके, एक मददगार उपकरण को काम में लेके एक्सरसाइज करवाई जाती है, ऑर्थोटिक एक्सरसाइज करवाई जाती है। और इनका मकसद होता है एक्स्ट्रा ओकुलर मसल को क्या करना, स्ट्रोंग करना, हमेशा याद रखेगा। तीसरा जो सबसे बड़ा यहां काम में आने वाला क्वेश्चन है वो है बेटा जी पैच थेरेपी। जी हाँ, जब भी स्क्विंट का क्वेश्चन बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, पैच थेरेपी या ओक्लूजन थेरेपी। पैच थेरेपी या ओक्लूजन थेरेपी। देखिएगा क्या होता है, जब किसी को स्क्विंट होता है तो उसे पता है कि राइट आई में स्क्विंट है, लेफ्ट नॉर्मल है, तो वो राइट आई को इग्नोर करता है, वो केवल लेफ्ट आई वाले इमेज में फोकस करता है। राइट पढ़िए तो पढ़िए, वो किसको ध्यान देता है, लेफ्ट, अपने लेफ्ट आई से ही फोकस करता है, राइट आई को छोड़ देता है। इसका मतलब राइट आई की मसल पहले से वीक थी, अब अगर राइट आई काम में नहीं आएगी तो मसल से और ज्यादा वीक हो जाएगी, कंप्लीटली एट्रोफाइड हो जाएगी। तो उन्हें स्ट्रोंग किया जाना चाहिए, उन्हें बचाया जाना चाहिए। इसलिए जो थेरेपी देते हैं उस थेरेपी का नाम क्या होता है, पैच थेरेपी, PATCH, पैच थेरेपी, उसे कहा जाता है पैच थेरेपी या ओक्लूजन थेरेपी। पैच थेरेपी और ओक्लूजन थेरेपी में क्या करते हैं डियर, अल्टरनेट अफेक्टेड आई और अनअफेक्टेड आई, इनमें पैचिंग करते हैं। जो अफेक्टेड आई है उसमें तो एक दिन पैच लगाते हैं, ठीक है, उसे एक दिन दबा के रखते हैं, और अनअफेक्टेड को बाकी कितने दिन, यानी ताकि आपकी अफेक्टेड आई काम में आ सकते। तो यानी हम पैच लगाने की बात कर रहे हैं, एक तो अफेक्टेड आई पे लगाया जाएगा और एक लगाया जाएगा अनअफेक्टेड आई पे, अफेक्टेड आई पे और अनअफेक्टेड आई पे। और यहां हम बात कर लेते हैं एज ग्रुप की, यहां किसकी बात कर लेते हैं हम, एज ग्रुप की, कि किस उम्र के बच्चों के अंदर ये कितने दिनों तक काम में लेना है। बेसिकली हमेशा याद रखिएगा बेटा जी कि अगर बच्चे की उम्र लेस देन और इक्वल टू 2 ईयर्स है, 2 साल से कम या 2 साल है, अफेक्टेड आई पे पैच लगा के कितने दिन तक रखा जाएगा, 1 दिन तक रखा जाएगा। और अनअफेक्टेड आई जो गुड आई है उसमें कितने दिनों तक रखा जाएगा, 2 डेज तक। 2 साल का बच्चा 2 दिन, 3 साल का बच्चा 3 दिन, 4 साल का बच्चा 4 दिन, 5 साल का बच्चा 5 डेज। अनअफेक्टेड आईज को ज्यादा बंद रखा जाता है ताकि अफेक्टेड आई काम कर सके। 6 साल या 6 साल का बड़ा बच्चा तो 6 डेज, सिंपल कंसेप्ट है। और अफेक्टेड आई में सभी में कितने दिन रखी जाएगी, 1 डे। अफेक्टेड आई में सभी में 1 डे किया जाएगा। और उसके सामने वाली जो अनअफेक्टेड आई है, गुड आई है, उसकी पेचिंग की ड्यूरेशन बढ़ती चली जाती है। अगर बच्चा 2 साल का था तो 2 दिन, अगर बेबी 3 ईयर्स का है तो अगर बच्चा 3 साल का है तो 3 दिन, अगर बच्चा 4 साल का है तो अनअफेक्टेड को 4 दिन, अगर बच्चा 5 साल का है तो अनअफेक्टेड आई को 5 दिन, और अगर बच्चा 6 साल या 6 साल से ज्यादा है, मोर देन और इक्वल टू 6 ईयर्स, तो बेटा जी याद रखेगा 6 डेज आप अनअफेक्टेड आई को पैच करके रखेंगे और 1 डे अफेक्टेड आई को पैच करके रखेंगे। ये पैच कितने दिनों तक होने चाहिए, 6 दिन तो कितने, कई सालों तक नहीं। दीज शुड बी अप्लाइड ओनली फॉर 3 मंथ्स, केवल 3 महीनों तक किया जाना चाहिए। पैच थेरेपी should be used, patch therapy should be applied maximum for 6 months, सॉरी 3 months, ज्यादा से ज्यादा 3 months तक अप्लाई की जानी चाहिए। इफ नो रिजल्ट, अगर 3 महीने काम में लिया और रिजल्ट नहीं निकला, देन स्टॉप, तब इसको स्टॉप कर दिया जाता है। याद रखेगा, इसे काम में नहीं लिया जाता। और तब आखिर में हमारे पास एक ही हथियार बचता है, एंड दैट इज सर्जरी। क्या बचता है हमारे पास में हथियार, सर्जरी का हथियार बचता है। चलिए, तो इसे स्टॉप कर दिया, अब इससे भी काम नहीं चलेगा तो लास्ट में हम जो काम करने वाले हैं दैट इज सर्जरी। ठीक है, दैट इज सर्जरी। सर्जरी बेसिकली 2 प्रकार की सर्जरी होती है। सर्जरी में क्या किया जा सकता है, देखिएगा, सर्जरी के अंदर आप या तो इसे काट के, अगर बाई चांस लूज है, अगर आपकी मसल्स लूज है तो आप क्या कर सकते हैं, उसे काट के और छोटा करके जोड़ सकते हैं, रिसेक्शन कर सकते हैं। और अगर छोटी है तो याद रखिएगा आप उसे कट करके बीच में कोई दूसरा थ्रेड लगा के उसे लंबा किया जा सकता है। यानी 2 तरह की सर्जरी होती है। एक सर्जरी होती है रिसेशन, रिसेशन का मतलब मंदी, ढील, और एक होती है रिसेक्शन, रिसेक्शन यानी कटौती, कट करना।
इजी वर्ड है। रिसेक्शन मतलब कटौती और रिसेशन मतलब ढील। जैसे अभी मार्केट में चल रहा होगा, सभी जगह आप न्यूज पढ़ते हो कि साहब मार्केट के अंदर रिसेशन है, मार्केट में मंदी चल रही है इकोनॉमिकली, तो रिसेशन का मतलब होता है ढील, मंदी, ठीक है। अगर इफ मसल्स आर शॉर्ट, अगर मसल्स शॉर्ट है, देन मसल्स आर इलोंगेटेड, तो मसल्स को लंबा कर दिया जाता है, कट करके बीच में धागा जोड़ के उस धागे को लंबा कर दिया जाता है, यह कहलाता है रिसेक्शन। लेकिन इफ मसल्स आर शॉर्ट, अगर मसल्स शॉर्ट है, देन इफ मसल्स आर शॉर्ट, देन मसल्स आर कट डाउन, तो उन मसल्स को बीच में से कट डाउन कर दिया जाता है टू मेक देम शॉर्ट। मसल्स आर कट डाउन टू मेक देम शॉर्ट, तो उन मसल्स को छोटा करने के लिए उन्हें बीच में से क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। ये सर्जरी का एक खास पॉइंट होता है। बस एक पॉइंट याद रखेगा, सर्जरी 1 साल से पहले पहले करवानी है। क्लियर है? 1 साल के बाद ये सर्जरी बहुत ही कम केसेज में करवानी होती है। मैक्सिमम केसेज में ये सर्जरी कब हो जानी चाहिए? मैक्सिमम केसेज में ये दिस सर्जरी शुड बी डन बिफोर 1 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, लिखिएगा आइडियल टाइम, आइडियल टाइम फॉर सर्जरी, आइडियल टाइम फॉर सर्जरी। सर्जरी के लिए जो आइडियल टाइम होगा वो कितने ईयर्स है? 1 ईयर्स। सर एक्सटेंडेड अगर 1 साल से नहीं करवा पाए तो देन मैक्सिमम टाइम अप टू, मैक्सिमम लिमिट अप टू 2 ईयर्स। मैक्सिमम लिमिट 2 साल की होती है और बेस्ट पॉसिबल टाइम क्या होता है? 1 साल से पहले पहले, अप टू 1 ईयर्स। ठीक है, ताकि सर्जरी ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल हो सके। इस तरह कंप्लीट हुआ डियर आपका एक और आई डिसऑर्डर बेटर नोन एज स्ट्रैबिस्मस, स्क्विंट, लेजी आई और क्रॉस आई। इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।